नमस्कार दोस्तों, आज है 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म उद्यम सखिया अब मोबाइल ऐप के जरिए अपना व्यवसाय संचालित करेगी। यूपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकसित यह ऐप महिलाओं को उत्पाद बिक्री, वित्तीय प्रबंधन और उद्यम संचालन में मदद करेगा। राज्य में 6,50,000 सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लक्ष्य के तहत 13,064 दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक सखी लगभग 50 महिलाओं को उद्यम शुरू कराने में सहयोग करेगी। इस पहल से स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने, बैंक ऋण सुविधा दिलाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत इस बार 6,05,000 सीटों पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने पोर्टल सक्रिय कर दिया है और 65,000 निजी स्कूलों की मैपिंग पूरी कर ली गई है। कक्षा 1 से लेकर नर्सरी तक प्रवेश होंगे। आवेदन से पहले अभिभावकों को आधार, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इस बार हर जिले में शिकायत निवारण समिति भी बनेगी ताकि किसी को प्रवेश में परेशानी न हो। योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह में दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। अब सामान्य विवाह पर 65,000, अंतर्जातीय विवाह पर 75,000 और सामूहिक विवाह पर 85,000 की मदद मिलेगी। आयोजन के लिए 15,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। श्रम विभाग विवाह कार्यक्रमों की सभी व्यवस्थाएं करेगा। राज्य में 1,88,00,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और निःशुल्क है। श्रमिक आधिकारिक पोर्टल या जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य श्रमिक परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 2 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वर्तमान में 10-13 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं, जिनके संचालन हेतु 43.84 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। साथ ही 147 नए आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए 10.89 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि से भवन किराया, बिजली, सफाई और वाईफाई बिल जैसे रुके हुए भुगतान पूरे किए जाएंगे। दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति हेतु यूपीएमएलसीएल को भी धन आवंटित हुआ है। इन केंद्रों में वेतन भुगतान एनएचएम के माध्यम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों के लिए ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली अनिवार्य कर दी है। अब इन्हें हर कार्य दिवस ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित होकर ही हाजिरी लगानी होगी। शासन को शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी क्षेत्र में कम समय देते हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। नई व्यवस्था से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पहले से ही पंचायत सहायकों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में मार्च तक न्यूट्रिशन गार्डन विकसित किए जाएंगे। इन गार्डनों में उगाई गई सब्जियां मिड डे मील में शामिल की जाएगी ताकि बच्चों के भोजन की पौष्टिकता बढ़ाई जा सके। पीएम पोषण योजना के तहत मार्च 2026 तक 1,41,000 स्कूलों में ये गार्डन तैयार होंगे। जिन स्कूलों में जगह कम है, वहां गमलों या थैलों में पौधे लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने 3 महीने में गार्डन तैयार करने का निर्देश दिया है। इस पहल से बच्चों में पोषण के साथ खेती और पर्यावरण के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में हज यात्रियों की सहायता के लिए राज्य हज इंस्पेक्टरों के चयन हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा 8 नवंबर को होगी। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी गई है। इस बार प्रदेश से 17,226 हज यात्री सऊदी अरब रवाना होंगे, जिनकी सेवा के लिए 115 हज इंस्पेक्टरों का चयन किया जाएगा। अब तक 450 उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। इच्छुक सरकारी कर्मचारी हज कमेटी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से पहले 7 नवंबर को मॉक टेस्ट भी आयोजित होगा ताकि उम्मीदवार तैयारी कर सके।
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के चलते काम धीमा हो गया है। 5 माह में मात्र 1.5% यानी 1996 संपत्तियों का ही पंजीकरण हो सका है, जबकि कुल 1,34,094 संपत्तियां दर्ज की जानी हैं। सिस्टम क्रैश और पंजीकरण प्रक्रिया में दिक्कतों के कारण मुतवल्लियों को परेशानियां हो रही है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार से पोर्टल की खामियां दूर करने और समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है, ताकि प्रदेश की सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड समय पर तैयार किया जा सके। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तिथियां घोषित हो गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी। पहले दिन हिंदी की परीक्षा होगी और परीक्षाएं 2 पालियों में होगी। इस बार कुल 52,30,297 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। हाई स्कूल में 27,50,945 और इंटर में 24,79,352। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2,06,877 परीक्षार्थी कम पंजीकृत हुए हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर डबल लॉक युक्त 4 अलमारियों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी कमी का संकेत दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा 2023 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी 6 नवंबर से आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 9 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लखनऊ और झांसी में होगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 709 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिनमें 693 वन रक्षक और 16 वन्य जीव रक्षक पद शामिल है। उम्मीदवारों को वैध प्रवेश पत्र और निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र पर समय से उपस्थित होना होगा। उत्तर प्रदेश में 2026 के त्रिसदीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर की छपाई का काम आरंभ कर दिया है। अनुमान है कि ये चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच होंगे। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव तिथियां घोषित की जाएगी। पुनर्गठन के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है। आयोग ने उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा भी बढ़ा दी है। ग्राम प्रधान के लिए 1,25,000 रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 7 लाख रुपये तक की गई है। ये चुनाव पारंपरिक बैलेट पेपर से ही होंगे। पटना एयरपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात चर्चा में है। दोनों नेताओं की मुस्कुराती तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दरअसल चुनाव प्रचार से लौटते समय एयरपोर्ट पर आमने सामने हुए दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मजाकिया लहजे में पूछा, लड्डू कब खिला रहे हैं? जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे। दोनों के बीच हुई इस हल्की फुल्की बातचीत और दोस्ताना माहौल वाली तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल मचा दी है। यूपी के शामली के बिडोली बॉर्डर पर हरियाणा सरकार की रोक के कारण यूपी के किसानों की धान से लदी सैकड़ों ट्रॉलियां फंसी हुई है। हरियाणा प्रशासन का कहना है कि यह राज्य स्तरीय आदेश है ताकि स्थानीय किसानों को नुकसान न हो। दूसरी ओर यूपी किसान परेशान है। कई ने हरियाणा के आड़तियों से एडवांस लिया था और अब कर्ज में डूबने का खतरा है। धान ट्रॉलियों में खराब हो रहा है, जबकि यूपी प्रशासन ने किसानों से स्थानीय मंडियों में फसल बेचने की अपील की। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर रोक नहीं हटी तो आंदोलन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया है। उन्होंने रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्टेशन परिसर की साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर आएंगे और 8 नवंबर को बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 3 अन्य ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।
उत्तर प्रदेश में नवंबर के पहले सप्ताह में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड और कोहरे का असर दिख रहा है, जबकि दिन में धूप निकल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 12 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि सुबह के समय धुंध या छिछले कोहरे का असर रह सकता है। अलीगढ़ में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरनगर में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि बाराबंकी में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और हरदोई में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।